और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। हर वो खबर जो आप चाहते हैं, जिस अंदाज में आप चाहते हैं, होगी बिग एंड बोल्ड में मौजूद। लेकिन सबसे पहले इन खबरों पर निगाह डालिए। उस खतरे की बात करेंगे आज हम बिग एंड बोल्ड में, जो आपके और मेरे बच्चों पर सबसे ज्यादा बड़े खतरे के तौर पर मंडरा रहा है। सड़क पर घूमते इन आदमखोरों की खबर आज हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे, दिखाएंगे और सावधान करेंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मोदी ने मंत्रियों को क्या बड़ी नसीहत दी है, यह भी आपको बताएंगे। बात फ्रांस में मचे बुर्के वाले बवाल की भी होगी। कट्टरपंथी गैंग पर कैसे राष्ट्रपति मैक्रों ने की स्ट्राइक है, पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। और रिलीज से पहले जवान से कैसे हारा तारा सिंह, ये भी आप देखेंगे। लेकिन पहले ये अहम खबर देखिए। पटना में एक शख्स 30 फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ गया। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पत्नी के मायके जाने से पति नाराज था, लेकिन यह हरकत उसकी जान पर भारी पड़ जाती। घटना बांस घाट इलाके की है। खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शोले का वीरू तो आपको याद होगा, जो बसंती से शादी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। ऐसी ही एक घटना पटना में सामने आई। यहाँ एक युवक चिमनी पर चढ़कर अपनी पत्नी को बुलाने की मांग करने लगा। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा। एहतियातन फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया। का नाम शेट्टी राम है, जो नालंदा जिले का रहने वाला है। मौके पर पुलिस ने पत्नी को बुलवाया, जो शेट्टी राम को अपने साथ लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहा था। इससे नाराज होकर वो मायके चली गई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल एक चोर भाग रहा था और उसके पीछे जीआरपी के जवान थे, लेकिन इसी बीच चोर बचने के लिए ओवरब्रिज पर पहुंच गया। पुलिस ने जब उसे घेर लिया तो वो बचने के लिए ओवरब्रिज पर लटक गया। हालांकि पुलिस वालों ने इस दौरान चोर को बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रिज से नीचे गिर गया और घायल हो गया। आरोपी एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पीछा किया। घनी आबादी वाले लक्सा इलाके में आग से अफरा तफरी मच गई। यहाँ के एक 3 मंजिला होटल हरी विलास में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और बेकाबू हो गई। होटल के टॉप फ्लोर पर आग की वजह से हंगामा मच गया। धीरे धीरे ये लपटें नीचे के फ्लोर पर भी फैलने लगी। गनीमत यह रही कि होटल कर्मियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने होटल में ठहरे हुए सभी लोगों को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाल लिया। वक्त रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। देश की राजधानी सज धज कर विदेशी मेहमानों की राह देख रही है। दिल्ली के हर कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आईटीओ, प्रगति मैदान, चाणक्यपुरी, राजीव चौक और खान मार्केट समेत दिल्ली का हर इलाका रोशनी से नहाया नजर आ रहा है। आईटीओ के आसपास के इलाके को खासतौर पर सजाया गया है। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पौधे लगाए गए हैं। फुटपाथ पर नई लाइट्स लगाई गई हैं। दिल्ली को इस तरह सजाया गया है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली से बाहर गए शख्स के लिए कुछ इलाकों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सड़क पर G20 के बड़े बड़े लोगो रोशनी बिखेर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य आयोजन प्रगति मैदान के जिस भारत मंडपम में होना है, उसके ठीक सामने लॉस्ट वैक्स तकनीक के जरिए अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट है, जबकि वजन 18 टन है। फिलहाल भारत मंडपम के आसपास का इलाका आम लोगों के लिए बंद है। इसकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा एनएसजी और सेना के जवान तैनात हैं। बगैर ऑफिशियल आईडी के कोई भारत मंडपम में नहीं जा सकता। ये आईडी विदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं। अंदर जाने के लिए 5 लेवल सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक आदमी अपने भाई के शव को ठेले पर ले जाता नजर आया। उस आदमी के साथ उसके बुजुर्ग मां भी अपने बेटे के शव के साथ नजर आई। बताया गया कि ये परिवार इटावा का रहने वाला है और मेरठ में मजदूरी का काम करता है। यहाँ देखिए जरा किस तरीके से ठेले पर शव ले जाने को मजबूर है परिवार, और ये मां भी अपने बच्चे के शव के साथ में चल रही है। परिवार के छोटे बेटे की मौत के बाद अस्पताल से उसके शव को ले जाने के लिए कोई गाड़ी मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके बाद मजबूरी में वो ठेले पर ही शव को लाद कर चल दिए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और मामले की जांच का भरोसा दिया। और गुजरात के सूरत में विपुल जेपी वाला नाम के शख्स ने हीरों से
डायमंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना दी। इस तस्वीर को बनाने में 7,200 हीरों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि इसी महीने की 17 तारीख को पीएम मोदी का जन्मदिन है और विपुल उस दिन हीरों से बनी यह तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते हैं। विपुल के मुताबिक वो बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं और पीएम के बहुत बड़े फैन। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाने में करीब 4 महीने का वक्त लगा। अब उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उन्हें इस तस्वीर को भेंट करने का मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस तस्वीर को बनाने में जो हीरे इस्तेमाल हुए उनकी कीमत कितनी है, लेकिन हीरो से बनी प्रधानमंत्री की इस तस्वीर की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। इंडिया पर मोदी की गुगली, सनातन पर मास्टर स्ट्रोक, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली। ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद हो गया है। उनके पति की तरफ से शिकायत वापस लेने के बाद इस केस की फाइल बंद कर दी गई। आलोक मौर्य ने ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद शासन के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन 28 अगस्त को आलोक मौर्य ने शिकायत वापस लेने की एप्लीकेशन दी थी। चर्चा है कि ज्योति और आलोक के बीच गोपनीय समझौता हुआ है, जिसके चलते आलोक ने यह कदम उठाया। G20 के दौरान दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से ही दौड़ने लगेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मेट्रो के एमडी को चिट्ठी लिखकर 8, 9 और 10 सितंबर को सुबह 4 बजे से मेट्रो चलाने का अनुरोध किया था, ताकि जनता और ड्यूटी जाने वाले पुलिसकर्मियों को सहूलियत हो। G20 के दौरान पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर सुबह 5 बजे प्रगति मैदान और राजघाट पहुंचना है। G20 की सुरक्षा इंतजामों में 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। बिहार जातिगत सर्वे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टल गई है। आज भी कोर्ट ने सर्वे के आंकड़े जारी करने पर अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जातिगत सर्वे का डेटा पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, उसका विश्लेषण चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जिला एसपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक आरोपी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और बच्चे के परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने मामले की सुनवाई की। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से शिक्षिका के खिलाफ उचित एक्शन लिए जाने की मांग की थी। बिहार के सारण जिले में खेत में खाद डालने के दौरान एक परिवार पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में पिता पुत्र समेत परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा जख्मी बताया जा रहा है। बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा तब हुआ जब बारिश से बचने के लिए परिवार पेड़ की आड़ में छिपा था। मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों को G20 ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं। विदेशी मेहमानों को रिसीव करने के लिए उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में G20 पर प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडिया विवाद पर मंत्रियों को नहीं बोलने की नसीहत दी है। हालांकि सनातन पर शर्तों के साथ जवाब देने के लिए जरूर कहा है। और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि G20 को वन फैमिली कहा जा रहा है, लेकिन जो ये वन फैमिली कह रहा है उसका अपना खानदान है क्या? तो ये जो थोपने का काम है वो वही लोग करते हैं क्योंकि इस देश की विविधता को समझते नहीं है और थोपा जा रहा है हम पर, थोपा जा रहा है हम पर। मैं देख रहा हूं हर जगह ये G20 के बारे में ये कहा जाता है वन फैमिली। ठीक है, लेकिन जो कह रहा है उसके कोई खानदान है क्या? सोच लीजिए, उनके पास एक फैमिली है क्या? संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बगैर किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। सोनिया गांधी ने मांग की है कि सत्र में सिर्फ सरकारी एजेंडे पर बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि विशेष सत्र में कांग्रेस देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, किसान, मणिपुर, चीन, जातीय जनगणना, संघीय ढांचे पर हमला समेत जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाना चाहती है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की परंपराओं की याद दिलाते हुए कहा कि सत्र से पहले होने वाली बैठक में मुद्दों को लेकर बात होगी। सनातन पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद अब कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने विवादित बयान दिया है। तुमकुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से यहां आए हैं, लेकिन हिंदू धर्म कहां से आया और कौन इसे लेकर आया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं।
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. जी परमेश्वर जी को यह बात समझनी चाहिए कि जो यहीं का है वो कहां से आएगा, वो तो यहीं का है। और सनातन का मतलब ये होता है शाश्वत, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो एटर्नल है। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई हाई लेवल कमेटी की आज पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आधे घंटे चली इस बैठक में एक साथ पंचायत से पार्लियामेंट तक चुनाव कराने को लेकर पहली चर्चा हुई। फ्रांस में बुर्के पर सवाल, कट्टरपंथी गैंग का फिर बवाल। पूरी खबर उससे पहले देखिए इंडिया भारत जंग में मायावती ने आज क्या कहा। इंडिया और भारत की जंग में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई हैं। उन्होंने कहा कि देश के नाम पर इस तरह की राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं, कोई भी गठबंधन देश के नाम पर अपना नाम न रखे। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इससे देश की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने इसे सत्ता और विपक्ष की मिलीभगत बताया। वहीं बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने पीएम के खिलाफ विवादित टिप्पणी देते हुए कहा कि उनके पिटारे में कई तरह के सांप हैं। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी संसद में शुरू होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लंच ब्रेक के बाद नए भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। यानी संसद का विशेष सत्र 1.5 दिन पुरानी संसद में और 3.5 दिन नए संसद भवन में होगा। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया था। नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने के बाद पुरानी इमारत को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। यूपी के रामपुर में उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ शहर के 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि अधिवक्ताओं की शिकायत पर दोनों मंत्रियों के खिलाफ धारा 153A और 295A आईपीसी के तहत सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर यात्रा को घेर लिया था। करीब 100 से 150 लोग यात्रा के सामने आ गए थे। बीजेपी नेताओं ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसियान समिट के लिए जकार्ता रवाना होंगे। 5 सितंबर से शुरू हुई आसियान समिट 8 सितंबर तक चलेगी। पीएम मोदी 6 और 7 सितंबर को इस समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के इंडोनेशिया पहुंचने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनकी इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाला नोट सोशल मीडिया में शेयर किया। इस नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूरोप की करीब 1 सप्ताह की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान राहुल यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों से मिलेंगे और हेग में भी इस तरह की एक बैठक होगी। 8 सितंबर को पेरिस में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ उनका कार्यक्रम है। 10 सितंबर को राहुल ओस्लो में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका स्वदेश आने का कार्यक्रम है। जैसे जैसे डिवोर्स के मामले बढ़े हैं, तलाक के मामले, वैसे वैसे सिंगल पेरेंट का ट्रेंड बढ़ा है और इसी सिंगल पेरेंट ट्रेंड ने समाज में बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी की इस जंग में बच्चे कैसे पिसते हैं, उनके जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? एक रिसर्च के मुताबिक तलाक से बच्चों में डिप्रेशन घर कर जाता है। ऐसे बच्चे किसी से बात नहीं करते बल्कि अकेले में रहना पसंद करने लगते हैं। ऐसे बच्चे नेगेटिविटी और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर तक देखने को मिलता है। कई बच्चे तो समाज से पूरी तरह से कट जाना चाहते हैं। इनकी जीवन को लेकर जैसी रुचि होनी चाहिए वो खत्म होने लगती है। रिश्तेदारों के ताने बच्चों को और परेशान करते हैं और कई बच्चे तो खुद को नुकसान तक पहुंचाने लगते हैं। वैसे तो भारत में तलाक के केसेस दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहद कम हैं, या यूं कहें ना के बराबर हैं। पुर्तगाल में तलाक के केसेस 94% हैं, स्पेन में 85%, लग्जमबर्ग में 79%, रूस में 73%, यूक्रेन में 70% तलाक के केसेस होते हैं। लेकिन भारत में तलाक का आंकड़ा अभी सिर्फ 1% है। लेकिन जिसके साथ ये बीतता है उसके साथ तो ये 100% का ही नुकसान करता है। 7 सितंबर यूपी में इस तारीख की आज सबसे ज्यादा चर्चा है और चर्चा इसलिए क्योंकि कल शाइस्ता को जो 1 महीने की मोहलत मिली थी वो खत्म हो जाएगी। इधर माफिया मुख्तार भी इस तारीख से टेंशन में है। यूपी पुलिस अब एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। इस ऑपरेशन में टारगेट पर 2 चेहरे, एक अतीक की बेगम शाइस्ता और दूसरी मुख्तार की बीवी आफशा अंसारी।
इस ऑपरेशन में क्या क्या होने वाला है, क्या यूपी में कुछ खास होने वाला है, पुलिस के प्लान की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। माफिया की फरारी ब्रिगेड का बुरा टाइम आने वाला है। काउंटडाउन कल से स्टार्ट होगा। माफिया के लिए जो नई फाइल रेडी हुई है, नया एक्शन प्लान बना है। इस फाइल में मुख्तार का भी जिक्र है और मुख्तार की पूरी फैमिली का भी। इस फाइल में नाम अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन का भी है और अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम का भी। इस फाइल में यूपी के हर गैंगस्टर और हर गुंडे की पूरी क्राइम कुंडली है। टारगेट पर जैनब और अतीक मुख्तार के सारे शूटर्स हैं। यूपी में कल से कुछ बड़ा होने वाला है। माफियाओं का बुरा टाइम शुरू होने वाला है। कल से फरारी गैंग का काउंटडाउन शुरू होगा। टारगेट पर दो चेहरे हैं। पहला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और दूसरा अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन। 7 सितंबर ये वो तारीख है जिसका इंतजार यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ पिछले 1 महीने से कर रही थी। इंतजार इसलिए क्योंकि 7 अगस्त को यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद शाइस्ता के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया था। अब उसी घर को प्रशासन जब्त करेगा क्योंकि शाइस्ता को जो कोर्ट से 1 महीने की मोहलत मिली थी वो अब खत्म हो जाएगी। ऐसे में शाइस्ता के पास आखिरी ऑप्शन बचा है और वो है सरेंडर का। कल से अतीक गैंग के खिलाफ एक्शन तेज हो जाएगा। शाइस्ता परवीन के घर पर जो कुर्की की नोटिस लगाई गई थी उसकी मियाद कल यानी 7 सितंबर को पूरी हो रही है। अब इस मियाद के पूरी हो जाने के बाद कुर्की की कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि प्रशासन धारा 83 के तहत अब कुर्की की तैयारी कर रहा है। कल के बाद जिस घर में शाइस्ता परवीन रहती थी उसे कुर्क कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन के लिए एक अलग से टीम बनाई है, एक डेडिकेटेड टीम जो लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि प्रयागराज में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन्हें एआई से लैस किया जा रहा है ताकि उसमें फेस डिटेक्शन जो प्रोग्रामिंग है वो किया जा सके और शाइस्ता और उसके गैंग से जो तमाम लोगों की पहचान की जा सके। खबर लगातार ये आ रही थी कि शाइस्ता परवीन लगातार उसी इलाके में कहीं न कहीं छुपी हुई है और इसीलिए पुलिस उन इलाकों में कैमरे भी लगा रही है ताकि अगर शाइस्ता उन कैमरों की जद में आए तो पुलिस उस तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। शाइस्ता परवीन करीब 180 दिन से लापता है। पुलिस 6 महीने से तलाश कर रही है। यूपी टू नेपाल और प्रयागराज टू दिल्ली और लखनऊ टू मुंबई की खाक छान चुकी है, लेकिन अब भी शाइस्ता यूपी पुलिस के रेडार में नहीं आ रही। पुलिस को लगता है शाइस्ता अतीक गैंग के इस पूरे हाइडआउट की फंडिंग कर रही है। शाइस्ता के पास अतीक के मददगारों की लिस्ट है। अतीक के 40 साल के साम्राज्य और काले धन की पूरी कुंडली है। पुलिस सबसे पहले शाइस्ता परवीन की फाइल क्लोज करना चाहती है क्योंकि अगर शाइस्ता की फाइल क्लोज हुई तो इस माफिया सिंडिकेट के मेंबर या तो एक एक करके सरेंडर कर देंगे या फिर पकड़े जाएंगे। क्योंकि शाइस्ता के जेल जाते ही फंड और कनेक्शन दोनों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसके लिए पुलिस का एक्शन प्लान रेडी है। योगी के सिस्टम ने शाइस्ता की फाइल रेडी कर ली है। पुलिस की फाइल में शाइस्ता परवीन की पहचान एक भगौड़े की है। शाइस्ता पर कुल 5 केस दर्ज हैं। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम भी है। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट और रेड कॉर्नर नोटिस पहले से ही जारी है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम पर पुलिस को 50 बैंक अकाउंट मिले। इसमें से 10 अकाउंट शाइस्ता खुद ऑपरेट करती थी। 20 खाते बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के साथ ज्वाइंट थे। ईडी ने इन सभी 20 खातों को सीज कर दिया है। लखनऊ में शाइस्ता का 5 करोड़ का बंगला ईडी सीज कर चुकी थी। कौशाम्बी में शाइस्ता के नाम पर 6 बीघा जमीन थी जिसकी 12 अगस्त को कुर्की की गई। इस जमीन की कीमत लगभग 24 करोड़ थी। जो घटना के दिन सही बाबा फरार है। पुलिस अब एक कंपनी की फरारी गैंग का फुल फाइनल हिसाब करने की तैयारी में है। इसके लिए शाइस्ता की प्रॉपर्टीज पुलिस के टारगेट पर हैं। पुलिस ने शाइस्ता की संपत्ति की फाइल रेडी की है। उसके मुताबिक शाइस्ता 20 शेल कंपनियों की मालिक है। इसकी जांच का जिम्मा ईडी के पास है।
कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती सहित अन्य स्थानों पर करोड़ों की जमीन और प्रयागराज कानपुर हाईवे पर 2.25 बीघा जमीन शाइस्ता के नाम पर है। हाईवे वाली जमीन की कीमत करीब 76 करोड़ रुपए है। वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है या नहीं मिलता है तो उसके विरुद्ध 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी आ रहा है। 5 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा गया है इसके पकड़े जाने पर। पुलिस शाइस्ता की इन सभी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना चुकी है। एक एक करके पुलिस इन सारी संपत्तियों को सीज करेगी। सरकार शाइस्ता की सभी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेगी। पुलिस का प्लान कुछ ऐसा है कि जिस जिस रजिस्ट्री में शाइस्ता का नाम है, सरकार हर उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगी। शाइस्ता और उसके गैंग की हालत भिखारियों जैसी कर देगी। हर प्रॉपर्टी की फाइल से उसका नामो निशान मिटा देगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस और एसटीएफ का एक्शन सिर्फ शाइस्ता पर होगा। पुलिस के टारगेट पर पूरी की पूरी माफिया कंपनी है। पिछले 1 महीने में पुलिस के एक्शन की टाइमलाइन देखें तो 7 अगस्त को शाइस्ता के घर कुर्की का नोटिस और ठीक उसके अगले दिन यानी 8 अगस्त को अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की का नोटिस। इसके ठीक 4 दिन बाद अतीक गैंग के शूटर साबिर के घर पुलिस पहुंची, डुगडुगी और ढोल बजाया। 12 अगस्त को शूटर साबिर के घर पर मुनादी वाला नोटिस चस्पा हो गया। अगस्त में यूपी पुलिस ने अतीक गैंग के खिलाफ बैक टू बैक एक्शन लिया। फरारी ब्रिगेड को सरेंडर के लिए 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन गैंग की तरफ से किसी ने सरेंडर नहीं किया। मतलब ये कि पुलिस के रडार पर सिर्फ शाइस्ता ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गैंग ही है। शाइस्ता, जैनब, गुड्डू, अरमान और साबिर, पुलिस सबकी तलाश में जुटी है। योगी के सिस्टम का एक्शन प्लान देख अतीक गैंग सन्नाटे में चला गया है। बताया जा रहा है कि गॉड मदर शाइस्ता पुलिस के डर के मारे भागे भागे फिर रही है। उसके गैंग मेंबर्स भी लगातार ठिकाना बदल रहे हैं। इनपुट मिल रहा है कि शाइस्ता की लास्ट लोकेशन आजमगढ़ में ट्रेस हुई। पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो शाइस्ता फरार हो गई। पुलिस को शाइस्ता की इनपुट आजमगढ़ के किसी अज्ञात शख्स ने दी थी। पुलिस उस इनपुट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शाइस्ता आजमगढ़ में थी या नहीं, इसकी जांच हो रही है। हालांकि पुलिस को जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक गॉड मदर शाइस्ता और उसका गैंग वेस्टर्न यूपी में छिपा है। पुलिस इनकी सीक्रेट लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। इधर अतीक गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। उधर बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार की नींद उड़ गई है। मुख्तार का बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। उसे टेंशन अपनी भी है और अपनी बेगम अफशा अंसारी की भी। पुलिस और ईडी के मुताबिक मुख्तार के गैंग की कमान अब अफशा अंसारी के हाथ में है। पुलिस रिकॉर्ड में अफशा अंसारी IS 191 गैंग की सदस्य है। अफशा अंसारी पर कुल 9 केस दर्ज है और वो फिलहाल फरार है। पुलिस फाइल में अफशा अंसारी की पहचान भगोड़े की है। इस माफिया क्वीन पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम रखा है। माफिया मुख्तार की बेगम और माफिया वर्ल्ड की क्वीन अफशा अंसारी वैसे तो कई महीनों से फरार है, लेकिन अचानक ही अफशा अंसारी की तलाश तेज क्यों हुई? मुख्तार की बढ़ती बेचैनी और अफशा पर कसते शिकंजे के बीच कनेक्शन क्या है? तो इसका जवाब यह है कि अफशा अंसारी विदेश भागने की तैयारी में है। अफशा मुख्तार के कनेक्शन और पैसों की मदद से देश छोड़ना चाहती है। अफशा बड़ा रिस्क ले रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में माफिया मुख्तार अंसारी से फिर पूछताछ होगी। इसके लिए ईडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तार के साथ साथ ही सवाल अफशा अंसारी से भी होने हैं, लेकिन अफशा फरार है। ईडी का पूरा फोकस अब मुख्तार की बजाय अफशा पर है। ईडी का मानना है कि वसूली के काले धन को सफेद करने में अफशा की भूमिका सबसे बड़ी है। घोसी में हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद मऊ पुलिस एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फैमिली में फरार चल रहे सदस्यों की धरपकड़ के लिए बाकायदे एक अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के निशाने पर आफशा अंसारी हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी आप मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पिछले 1.5 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रही है। पुलिस ने माफिया क्वीन के खिलाफ पहले ही 75,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है।
ताकि वो विदेशों में न भाग सके। साथ ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस कभी भी उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। तो कुल मिलाकर पुलिस की कोशिश यही है कि मुख्तार अंसारी की फैमिली में जो भी आरोपी है उसे पकड़ा जाए। न सिर्फ आफसा अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उसके खिलाफ भी पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले इन दोनों को गिरफ्तार कर कहीं न कहीं ये संदेश दिया जाए जनता के बीच में कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ उसे लेकर पुलिस बेहद संजीदा है। अफशा की क्राइम कुंडली जो ईडी और पुलिस ने तैयार की है उसमें अफशा ने न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का खेल किया बल्कि मुख्तार के कब्जे और वसूली के धंधे को भी अफशा ने खूब बढ़ाया। गाजीपुर की 3 फर्म का इस्तेमाल काला सफेद के खेल के लिए हुआ। मऊ में विकास कंस्ट्रक्शन की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा किया। सरकारी जमीन पर वेयर हाउस बनाकर किराया वसूला। वेयर हाउस को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किराए पर दिया। इस वेयर हाउस से 10 करोड़ से ज्यादा का किराया वसूला। लखनऊ में करोड़ों की जमीन पर फर्जी वाड़े से कब्जा किया। मुख्तार जानता है अगर अफशा पुलिस के हत्थे चढ़ी तो फिर पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। उसकी मुख्तारी का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। जेल में बंद मुख्तार को एक तरफ बड़ी सजा का डर सता रहा है तो परिवार को लेकर भी मुख्तार टेंशन में है। योगी राज में हर गुजरते दिन के साथ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी की अलग अलग अदालतों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। अभी तक आधा दर्जन मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी है, जबकि इतने ही मामलों में उसके ऊपर सजा की तलवार भी लटक रही है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में माफिया आतिक अहमद, उसके भाई अशरफ और शूटर जीवा की हत्या की गई, उसके बाद से मुख्तार अंसारी की रातों की नींद गायब है। कभी बात बात में दूसरों की जान लेने वाला मुख्तार अंसारी अब जेल की कालकोठी से बाहर कदम रखने से भी डर रहा है। और यही नहीं, योगी सरकार ने उसके अर्थतंत्र को भी अब बिल्कुल तबाह कर दिया है। पुलिस के साथ साथ अब ईडी का भी शिकंजा उसके ऊपर लगातार कसता जा रहा है। न सिर्फ परिवार बल्कि मुख्तार के मददगारों पर भी लगातार ईडी शिकंजा कस रही है, उसकी छानबीन कर रही है और साथ ही जो अर्थतंत्र का जो बड़ा स्रोत था उसको पता लगाने में जुटी हुई है। बीते 1 महीने की बात करें तो योगी ने माफियाओं को लेकर 2 बड़ी बात कही। एक, गंदगी को साफ करने की। दूसरा ये कि माफिया विकास में बैरियर है। अब जानकार बता रहे हैं ये योगी का सीक्रेट मैसेज है जो उन्होंने अपने सिस्टम को दिया। मतलब ये योगी ने जो कहना था वो कह दिया। अब पुलिस योगी वचन की सत्यता को अपने एक्शन से प्रमाणित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।